Good morning, children. Today we are going to teach class 10 history. Topic is globalization. Today I discuss about the topic of the 19th century 1815 and 1914. The world changed profoundly in the 19th century. Economic, political, social, cultural and technological factors interacted in complex ways to transform society and reshape external relations. हम लोग ये देखते हैं कि 19th सेंचुरी में 19वीं शताब्दी में दुनिया में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा था, चाहे वो हम लोग इकोनॉमिक तौर पे कहें या राजनीतिक तौर पे या सांस्कृतिक तौर पे। तकनीक जो है उसका भी आदान प्रदान हो रहा था। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लोज विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस। जो अर्थशास्त्री हैं वो ये बताते हैं कि दुनिया में 3 चीजों का फ्लो हो रहा था। वो क्या था? द फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ द ट्रेड विच इन द 19th सेंचुरी। सबसे पहला फ्लो हो रहा था किस चीज का? तो व्यापार का। रेफर्ड लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स, एग्जाम्पल क्लॉथ और व्हीट। तो चीजों का जो आदान प्रदान हो रहा था, व्यापार हो रहा था, वो चीजें थी कपड़े और अनाज में गेहूं। द सेकेंड इज द फ्लो ऑफ लेबर। और दूसरी चीजें जो प्रवाह हो रही थी वो थी मजदूरों की, श्रम की। द माइग्रेशन ऑफ पीपुल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो मजदूर, श्रमिक लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उनका एक ही उद्देश्य था, रोजी रोटी पाना, रोजगार पाना। द थर्ड इज द मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। और तीसरा प्रवाह जो था वह था आपको जो है ना पूंजी का, यानी लोग एक देश से दूसरे देश में पूंजी को निवेश कर रहे थे। ऑल 3 फ्लोज वेयर क्लोजली इंटरवोवन एंड अफेक्टेड पीपुल लाइव्स मोर डीपली नाउ द एवर बिफोर। ये तीनों चीज आदमी के जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर रही थी और लोग एक तरीके से इससे जुड़ते जा रहे थे। द इंटरकनेक्शंस कुड sometimes be broken. For example, labor migration was often more restricted than goods और कैपिटल फ्लो। मैं यहाँ एक चीज देखता हूं कि जिस तरह से कैपिटल का फ्लो इजिली हो रहा था या ट्रेड का इजिली हो रहा था, उसके रिस्पेक्टिव में अगर मैं देखता हूं लेबर का, तो उसका फ्लो इतना आसान नहीं था, उस पर बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। Yet it helps and understood the 19th century world economy better if we look at the 3 flows together. लेकिन अगर मैं देखता हूं तो 19th century इकोनॉमी के रूप में बहुत अच्छा था। A world economy takes steps. A good place to start in the changing pattern of food production and consumption in industrial Europe. Traditionally, countries lacked to be self-sufficient in food. तो मैं यहाँ देखता हूं कि जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो उसमें कुछ देश जो है जो नई नई चीजों का आविष्कार कर रहे थे, इन्वेंशन कर रहे थे, वहीं कुछ देश खाद्य के मामले में, फूड के मामले में सफिशिएंट होते जा रहे थे। बट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड मींट लोअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री था जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस में बहुत आगे बढ़ रहा था। अगर वो फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो जाता तो वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाता। तो उसने फूड सफिशिएंट होने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने उद्योग धंधों को बढ़ाने की ज्यादा कोशिश किया। पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी हैड इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। And urban centers expanded and industry grew. The demand for agriculture product. शहर बसता जा रहा था, आबादी बढ़ती जा रही थी और भोजन की मांग, कृषि की मांग बढ़ती जा रही थी। Went up pushing up food grain prices. खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे थे। Under pressure from landed groups, the government also restricted the import of corn. और जो किसान थे, फार्मर, बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, उनके दबाव में आकर उन्होंने जो है कॉर्न को किसी दूसरे देश से मंगाने पर रोक लगा दी थी। द लॉज अलाउइंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वेयर कॉमनली नोन एज द कॉर्न लॉ।
जो ये कॉर्न लॉ के नाम से जाना गया था कि वहां के पार्लियामेंट में लॉ पास करा लिया गया था कि कुछ भी हो वो बाहर से अनाज नहीं मंगाएंगे। अनहैप्पी विथ हाई फूड प्राइसेस इंडस्ट्रीज एंड अर्बन dwellers फॉर द एबोल्यूशन ऑफ द कॉर्न लॉ। वहां के लोग जो भूख से पीड़ित थे, अनाज की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान थे, वहां के औद्योगिक वर्ग और मिडिल क्लास ने सरकार पे दबाव डाला कि वो इस कानून को खत्म कर दे। After the corn laws were scrapped, food could be imported into Britain more cheaply than it could be produced within the country. इस कानून को खत्म कर देने के बाद बाहर से अनाज जो है आने लगा, इंपोर्ट होने लगा। नतीजा ये हुआ कि देश का अनाज जो है सस्ता होने लगा। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कम्पीट विथ इम्पोर्ट्स। जो ब्रिटिश फार्मर थे वो बाहर से आए हुए अनाज की दर इतनी सस्ती थी कि उसका वो कंपटीशन नहीं कर पाते थे, मुकाबला नहीं कर पाते थे। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वेयर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एंड थाउजेंड ऑफ मेन एंड वुमेन वेयर थ्रोन आउट ऑफ वर्क। बहुत सारी खेत पड़ती रह गई, बहुत सारे लोगों को काम से बाहर कर दिया गया। दे फ्लॉक टू द सिटीज और माइग्रेटेड ओवरसीज। बहुत सारे लोग गांव छोड़ करके शहर की तरफ चले गए। कुछ लोग रोजी रोटी के तलाश में उन्होंने अपना देश भी छोड़ दिया और दूसरे देश की ओर चले गए। एज फूड प्राइसेस फेल, कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज। और ब्रिटेन में रोज खाने पीने की चीजों की कीमतें अब बढ़ने लग गई। फ्रॉम द मिड 19th century, faster industrial growth in Britain also led to higher incomes and therefore more food import. अब ब्रिटेन में लोगों की जो आमदनी थी इंडस्ट्री वगैरह के सेटअप होने से बढ़ने लगी, तो फूड का इंपोर्ट जो है बाहर से और ज्यादा होने लगा। अराउंड द वर्ल्ड, in Eastern Europe, Russia, America and Australia, lands were cleared and food production expanded to meet the British demand. अब दुनिया के कुछ ऐसे देश थे, जैसे कि हम रूस के बारे में कहें, अमेरिका के बारे में, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने अपने देश में उन जंगलों को साफ करके, पड़ती भूमि को साफ करके जो है ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाने लगे ताकि ब्रिटेन की जो आवश्यकता है उसको वो पूरा कर सकें। It was not enough merely to clear lands for agriculture. Railways were needed to link the agriculture regions. अब ये जरूरत थी कि ब्रिटेन में माल को पहुंचाया जाए सामान को, तो उन्होंने अपना नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क को डेवलप किया। न्यू हार्बर्स हैड टू बी बिल्ट, नए नए बंदरगाह बनाए, एंड ओल्ड वंस एक्सपैंडेड टू शिप द न्यू कार्गोज। पीपुल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स ऑफ being thin under cultivation. This meant building homes and settlement. All these activity in turn required capital and labor. अब लोगों की जरूरत थी, तो इससे पूंजी और ये लेबर, ये दोनों का माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुआ। कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन। लंदन जो एक फाइनेंशियल सेंटर था, उससे कर्ज लेकर के भी बहुत सारे लोगों ने उद्योग धंधे शुरू किए, खेती बाड़ी का काम शुरू किया। The demand for labor in place where labor was in short supply as in America and Australia. मजदूरों की जहां कमी हुई वहां अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सप्लाई किया गया। Led to more migration. Nearly 50 million people emigrated from Europe to America. ऐसा कहा जाता है कि 50 मिलियन लोग जो थे वो माइग्रेट होकर करके जो है यूरोप से माइग्रेट होकर के अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए। इन द 19th century, all over the world, some 150 millions are estimated to have left their homes, crossed oceans, vast distances over land in search of better future. लाखों लाख किलोमीटर की दूरियां समुद्र को पार करके एक बेहतर जीवन की तलाश में लोग अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश जाने लगे। Thus, in 1890s, a global agriculture economy had taken shape, accompanied by complex change in labor movement patterns, capital flows, ecologies, and technological. Food no longer come from a nearby village or towns, but from thousands of miles away. अब ये खाने पीने की चीजें पहुंचना कोई मुश्किल नहीं था, ये हजारों किलोमीटर दूर ये आसानी से पहुंच रही थी। It was not grown by a peasant tilling its own land, but by an agriculture workers, perhaps recently arrived, who was now working on a large farm that only a generation ago had most likely been a forest. It was transported by railways built for the very purpose, and by ships which were increasingly manned
in these decades by low-paid workers from Southern Europe, Asia, Africa and the Caribbean. अब ये सामान जो है रेलवे के द्वारा तो शिप के द्वारा पहुंच रहा था और यूरोप से, अफ्रीका से जो सस्ते मजदूर थे वो वहां पहुंच रहे थे अलग अलग देश में. Some of these dramatic changes through on a smaller scale occurred closer home in West Punjab. Here the British Indian government built a network of irrigation canals to transport semi-desert waste into fertile agricultural land that could grow wheat and cotton. पंजाब जो एक अर्ध शुष्क रेगिस्तान था, वहां नहरों को विकसित कर करके गेहूं और कपास की खेती करने पर जोर डाला गया. The canal colonies, as the areas irrigated by the new canals were settled by peasants from the other parts of Punjab. अब पंजाब की तरह ही देश के और हिस्सों में ये कोशिश की गई. Of course, food is merely an example. A similar story can be told for cotton, the cultivation of which expanded worldwide to fit British textile mills, or rubber. Indeed, so rapidly did regional specialization in the production of commodity developed that between 1820 and 1914, world trade is estimated to have multiplied 25 to 40 times. Nearly 60% of the trade comprised primary products, that is the agriculture produce such as wheat and cotton, and 19 such as coal. तो हम देखते हैं 19th सेंचुरी में कॉटन और व्हीट ही नहीं बल्कि रबड़ की खेती हो गई. उस समय में माइंस का भी वर्क बहुत तेजी से काम में स्टार्ट हुआ. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे.